नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी चर्चा हो रही है जो पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से तेज हो गई थी चर्चा कि सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे और 75 वर्ष का फॉर्मूला प्रधानमंत्री के ऊपर लागू होगा कि नहीं लागू होगा। संघ की तरफ से एक बयान आ गया, मोहन भागवत जी का बयान आ गया कि अगर आप 75 के होते हैं तो फिर आपको तय करना चाहिए कि अब दूसरों के लिए जगह खाली करें, दूसरों को मौका दें। इस पर चर्चा शुरू हो गई कि मोहन भागवत जी क्या ये स्वयं के लिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो भी 75 के हो जाएंगे? क्या उनका इशारा प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए है? और इसको लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के लेगेसी मीडिया में भी चर्चा का दौर शुरू हुआ, लेकिन लेगेसी मीडिया तो उस तरह से चर्चा नहीं करती। सोशल मीडिया जिस तरह से मुखर होकर के अपनी बात को रखती है और मीडिया में जो कुछ भी लोग हैं वो अपनी बात निडर होकर के रखते हैं। लेकिन निडर से ज्यादा कुछ विशियस कैंपेन चलाने वाले भी लोग हैं। उन्होंने विशियस कैंपेन शुरू कर दिया। मोदी की कुर्सी आज गई कि कल गई। अब मोहन भागवत ने कह दिया है कि अब हम कुर्सी लेके रहेंगे। मोहन भागवत ने आंख दिखा दिया है। मोहन भागवत ने तलवार निकाल ली है। संघ ने तलवार निकाल लिया है। संघ ने अपना नाम भेज दिया है। प्रधानमंत्री और उनके जो कैबिनेट के और कद्दावर मंत्री हैं, उन लोगों ने मिलकर के जो नाम भेजा संघ के पास, संघ ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये सब कहानियां चलने लगी और एक तरह से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हुई कि संघ और मोदी के बीच में जबरदस्त टकराहट है। देखिए, और युद्ध शुरू हो गया है। संघ इस बार बो डाउन नहीं करेगा। संघ इस बार घुटने नहीं टेकेगा। संघ ने कसम खा लिया है कि मोदी को हटा करके ही दम लेगा। ये चर्चा शुरू हुई। 1-2% मान लीजिए कि मतभेद की बात हो भी सकती है, इसे कबूल कर भी लें। लेकिन संघ और मोदी दोनों दो रास्ते पर निकल पड़े हैं, यह कहना अनुचित होगा। संघ का एक कर्तव्य है कि अपने आनुषंगिक राजनीतिक संगठन को, जहां से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ है और जो जननी रही है जो संगठन, वो संगठन समय समय पर अपनी पॉलिटिकल आनुषंगिक संगठन को कुछ हिदायत देते रहती है, नसीहत देते रहती है, निर्देश भी देते रहती है। आदेश नहीं होता है। कभी कभी जब लगता है कि सर से पानी बाहर जा रहा है, तब फिर वो आदेश भी देता है। और ऐसा 1-2 बार हुआ भी है। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस रेफरेंस में हुआ है और कब हुआ है। आडवाणी जी के सिलसिले में हुआ है। ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बनाने में बड़ी मेहनत की और उनकी भूमिका को कोई नकार नहीं सकता है। एक जबरदस्त आइडियोलॉजिकल शिफ्ट किया। 1980 में पार्टी का गठन हुआ और वाजपेयी जी के नेतृत्व में पार्टी एक समाजवादी रुख की पार्टी बनी रही। एक ऐसी पार्टी जिसमें सारे वर्गों को लेकर के चलने की बात हुई, कोई विरोधी नहीं हुआ। लेकिन इस धुरी को आडवाणी जी ने बदल दिया। आडवाणी जी ने कहा कि यह काम नहीं कर रहा है। ये जो सोशलिस्ट हमारा जो आइडियोलॉजी है, ये काम नहीं कर रहा है। ये जनता के बीच में हमें आकर्षित नहीं कर रहा है। एज ए पर्सनैलिटी एक व्यक्ति तो के प्रति आकर्षण हो रहा है, लेकिन संगठन को पूरी तरह से मजबूती नहीं मिल रही है। यह संगठन को राजनीतिक विकल्प के रूप में जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हालांकि 1980 के बाद जो चुनाव हुआ, अब वो एक, मैं समझता हूं कि इसकी विवेचना इस परिप्रेक्ष्य में करना भी नहीं चाहिए,
क्योंकि 1980 में ब्रूट मेजॉरिटी में इंदिरा गांधी आई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वाजपेयी जी ने मुंबई के अधिवेशन में कहा कि एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में गीता और कंप्यूटर और ये सब लेकर के चलेंगे। मतलब उनका पूरा दर्शन एक सोशलिस्ट रिपब्लिक के तरह था। लेकिन 1980 की ब्रूट मेजॉरिटी के बाद जो 1977 में कांग्रेस को करारी हार मिली थी इमरजेंसी के तुरंत बाद, उसके बाद 3 साल में कोई पार्टी अपनी खोई जमीन को वापस कर लिया। और जब 1977 में जो जमावड़ा हुआ था वो सोशलिस्टों का जमावड़ा हुआ था, मोटे तौर पर समाजवादी लोग थे और उन सारे समाजवादियों को इंदिरा गांधी ने एक प्रकार से चुनाव में 1980 में रगड़ दिया और ब्रूट मेजॉरिटी के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में वापस लौटी। और उस कालखंड में पार्टी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, कहीं कोई नामो निशान नाम लेवा नहीं था पार्टी का, उसमें वाजपेयी ने नेतृत्व संभाला। और वाजपेयी की भूमिका को कमतर करके आंकना मुश्किल है, क्योंकि वाजपेयी ने एक ऐसा मजबूत करिश्माई व्यक्तित्व दिया पार्टी को, जिसके आधार पर पार्टी अपना संगठन मजबूत करती रही। और पार्टी विथ ए डिफरेंस का जो एक्चुअल नारा था, वो वाजपेयी इसको क्वाइन करने में बहुत मददगार साबित हुए। तो एक तरफ वाजपेयी का कैरिस्मेटिक लीडरशिप था और दूसरी तरफ आडवाणी की संगठन क्षमता थी। इन दोनों ने मिलकर के पार्टी को बहुत सींचा। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में जो फिर चुनाव हुआ, वो इंदिरा वेव में खत्म हो गया। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से सफलता नहीं मिली और इसके तात्कालिक कारण कुछ और थे और उसका कारण कांग्रेस थी। एक तो इंदिरा गांधी का वापस सत्ता में आना और दूसरा फिर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुआ, जिसमें कि कांग्रेस को 417 सीटें आई और बीजेपी 2 सीटों पर सिमट के रह गई। वाजपेयी खुद चुनाव हार गए। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की वजह से पार्टी चुनाव हारी ऐसा नहीं था। कांग्रेस के एक वेव के कारण, एक प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस के वेव के कारण पार्टी को सफलता नहीं मिली। मतलब जनता ने संवेदना के आधार पर वोट किया, संवेदनशील होकर के वोट किया और वो सारी संवेदना जो सिंपैथी वेव थी वो कांग्रेस के लिए चली गई। और उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत नहीं कर पाई, इसलिए क्योंकि सिंपैथी वेव बहुत तगड़ी थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि वो वाजपेयी की या आडवाणी जी की हार थी। वो उनकी हार नहीं थी, क्योंकि वहां कोई भी नेता होता तो उस वेव के सामने नहीं टिक पाता। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं टिक पाई। लेकिन 1984 के आप जो डिसिमेट हुई पार्टी, कारण चाहे कुछ भी हो, उसके बाद जो तय हुआ और फिर 1989 में, 90 में ये जो प्रकरण चला, उसके बाद जब आडवाणी ने कमान संभाली तो पार्टी को आइडियोलॉजिकल शिफ्ट दिया और फिर वहां से राम मंदिर आंदोलन को मुखर होकर के पार्टी ने आगे बढ़ाया। ये सब आपको मालूम है। लेकिन जिस आडवाणी, जिस वाजपेयी की भूमिका इतनी मजबूत थी, पार्टी में इतने कद्दावर नेता थे, ये कोई डिक्टेटर नहीं थे, लेकिन उनकी कोई खिलाफत करने की हालत में नहीं थे। उनका मॉरल ग्राउंड बहुत ऊपर था। इस तरह से वो डिक्टेटर नहीं थे। लोग उनके सामने अपनी बात जाकर के रख पाते थे। लेकिन चूंकि आडवाणी और वाजपेयी पार्टी के अंदर एक खास तरह का एटमॉस्फेयर बना चुके थे, जिसमें कि लोग उनका विरोध कर नहीं पाते थे। विरोध करते थे, लेकिन वो विरोधियों को मनाने की उनमें एक अद्भुत क्षमता थी और फिर विरोधी उनके हो जाते थे। लेकिन जब आडवाणी की गलती हुई पाकिस्तान प्रकरण के बाद, जब जिन्ना को उन्होंने कहा कि वो बहुत ही डेमोक्रेटिक थे, लिबरल थे, तो सेकुलर थे, ये सब बात जब कही गई तो आडवाणी जी के साथ क्या हुआ आप सबको मालूम है। वहां पे संघ ने अपनी ताकत दिखाई थी, आदेश दिखाया था, मैंने इसलिए रेफरेंस दिया। उसके बाद जब भी आदेश दिखाने की बात हुई, पार्टी ने दिखाई। कल्याण सिंह जैसे मजबूत नेता को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर निकाला। बाहर निकाला मतलब उनको उनको कट टू साइज किया
और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, जब वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी बीजेपी ने। लेकिन उनके साथ छल हुआ या जो भी कहिए, उनको कट कट टू साइज किया गया। अब उसमें बीजेपी वाजपेयी की भूमिका थी, आडवाणी की भूमिका थी, जिस किसी की भी भूमिका थी, लेकिन कल्याण सिंह के खिलाफ जो पार्टी गई, उससे पार्टी को नुकसान हुआ और फिर 25-26 वर्ष के बाद 2017 में पार्टी को सत्ता मिली। ये तो सिर्फ अलग बात है। ये तो मैं आपको सिर्फ रेफरेंस दे रहा था। क्या संघ मोदी के मामले में वो काम करेगी? नहीं करेगा संघ। संघ ने 1-2 बार आजमाने की कोशिश की थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तब भी ये कैंपेन चलता था। इस देश में किसी एक नेता के खिलाफ आज तक चलने वाला कैंपेन और उस सारे कैंपेन को चकनाचूर करके आगे बढ़ने वाला नेता अगर कोई है भारतीय राजनीति में, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ये मोदी ही हैं जो पार्टी के अंदर भी जो जो खिलाफत है उसको भी दबाते हैं और पार्टी के बाहर जो खिलाफत है उसको भी दबाते हैं और सबको चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और फिर उसमें राष्ट्र निर्माण भी कर रहे हैं। अब इस पर फिर कभी बात करेंगे, राष्ट्र निर्माण की उनकी भूमिका क्या है, कितनी है। लेकिन एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अपनी पार्टी को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने दिया है और जिसको लेकर के उनको ये झेलना पड़ता है कि वो डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर हैं। अगर डिक्टेटर होते तो सोशल मीडिया पर आज जिस प्रकार से उनके खिलाफ कैंपेन चल रहा है, कांग्रेस के जमाने में आप कल्पना नहीं कर सकते थे। हाल के जमाने में जो कांग्रेस लिबरल हुई है, वो इसलिए हुई है क्योंकि एक पूरी फिजा लिबरल हुई है और इसीलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी के ऊपर भी ये दबाव है कि अब आप वो दौर नहीं है 70s का या 60s का या 50s का, जो पंडित नेहरू ने कहा फोन करके हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक को और कहा कि भैया इसको हटा दो, दुर्गादास जी को, उनको नौकरी से हटा दो। अब वो दौर नहीं है, अब भी होता है, बहुत सारे मंत्री करते थे ये काम, लेकिन मोदी इस तरह से नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी ने उनको निकलवाया मेन स्ट्रीम से। अब मोदी ने, हो सकता है कुछ लोगों पर आंच गिरी भी हो, गाज गिरी भी हो, लेकिन वो गाज इसलिए भी गिरी हो कि लगातार बिना किसी प्रमाण के मोदी के खिलाफ कैंपेन जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुपारी ली हुई है, वो करने की उनकी परंपरा आगे बढ़ गई थी। तो हो सकता है एक आध दो को नतीजा भुगतना पड़ा हो। लेकिन आज भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और मोदी उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, खुद उनकी पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी किस किस प्रकार का अनर्गल, वो बात किस प्रकार की बात वो नहीं करते हैं, लेकिन मोदी स्वामी को कुछ नहीं कह रहे। अब आप कहेंगे कि स्वामी को अगर कुछ करेंगे तो वो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये बात भी सही है, ये भी एक कारण होगा, लेकिन फिर भी स्वामी को कंट्रोल करने के लिए और भी कुछ तरीका हो सकता है, लेकिन मोदी नहीं उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। मोदी अपने धुन में बढ़े जा रहे हैं, मोदी हाथी की तरह चले जा रहे हैं और मोदी राजनीतिक प्रपंच भी अगर उनको करना पड़ रहा है खुद को बचाने के लिए तो वो कर रहे हैं और मोदी ये संकेत दे रहे हैं कि आप चाहे कितना भी कैंपेन हमारे खिलाफ कर लो, हम मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे। अब हाल का नतीजा क्या हुआ, मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी में तकरार चल रहा था कि संघ और बीजेपी आमने सामने है आमने सामने, लेकिन इस तरह से आमने सामने नहीं है कि वो मोदी की बलि लेकर के अपने को जीता हुआ दिखाना चाहता है, बिल्कुल नहीं। संघ को यह मालूम है कि मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं हुई है और यह मोदी को एक बोनांजा मिला हुआ है और ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी चलाने के लिए मोदी को कमजोर करेंगे
तो इसका रिपल इफेक्ट पार्टी पर भी पड़ेगा और संघ पर भी पड़ेगा। संघ मोदी के राज में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसमें अपना दखल नहीं बना चुका है। चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। हर जगह संघ के लोग अब अपना पांव पसार चुके हैं और वो इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी लगातार सत्ता में बने हुए हैं। मोदी लगातार तीसरी बार पार्टी के आंकड़े को कम करने के बाद भी ये मोदी का करिश्मा था कि अलायंस में कोई बिखराव नहीं हुआ और अलायंस वाले पार्टनर कोई बार्गेन करने की हालत में नहीं थे। तो मोदी ठीक ठोक बजा करके चल रहे हैं और ये मोदी की चाल संघ को मजबूत कर रहा है। तो संघ नहीं चाहेगा कि मोदी की ऐसी चाल को हम टेढ़ी कर दें या उनको लंगड़ा कर दें और फिर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लें, जो कांग्रेस पार्टी किया करती है। अपने ही मजबूत नेताओं को कांग्रेस पार्टी उनके जड़ को हिलाकर, बड़ा मशहूर कहावत था कि इंदिरा गांधी जड़ हिला करके देखती हैं पौधे का कि कहीं ये जड़ तो मजबूत नहीं हो गया है, इसको उखाड़ने में दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि वो मट्ठा डालने का खुद ही काम करती थी। तो कांग्रेस पार्टी के पैटर्न पे संघ नहीं चलेगा और संघ को यह मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके बाद जो ये ट्रंप का जो थ्रेटनिंग है, अगर ऐसी परिस्थिति में हमने मोदी की बलि ली तो भारत राजनीतिक रूप से अस्थिर होगा और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देश के लिए भी खतरनाक है। और अंतरराष्ट्रीय जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि भारत को पॉलिटिकली इनस्टेबल किया जाए, उसको अस्थिर किया जाए, उस कॉन्स्पिरेसी को बल मिलेगा और उसको एक प्रकार से समर्थन मिल जाएगा अगर संघ ने ऐसा कोई कदम उठाया। संघ इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी भांप रही है और इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन को भी भांप रही है। ऐसी परिस्थिति में संघ कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे मोदी कमजोर हो। हां, यह जरूर होगा कि मोदी को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, मोदी को थोड़ी सलाह दी जाए, मोदी को मनाया जाए और मोदी को कहा जाए कि हम कोई पावर सेंटर क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, हम टकराहट नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे भी कुछ लोगों को एकोमोडेट कीजिए। हमारे मतलब जिसको आप नापसंद करते हैं, उसे एकोमोडेट करने की कोशिश कीजिए। क्या तरीका हो सकता है, आप ढूंढिए और यह फैसला भी आप ही कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। हम आपको फिर भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, तो फिर भी हम आपको डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये संकेत संघ ने साफ साफ मोदी को दे दिया है। विश्वस्त सूत्रों से एक खबर मिल रही है कि अभी जो टकराहट चल रही थी, टकराहट तो नहीं, मतभेद थे। संघ कह रहा था कि इन इन लोगों को थोड़ा अकोमोडेट कीजिए और मोदी को लग रहा था कि वो मेरे लिए एक पावर सेंटर क्रिएट करेंगे, वो हमें परेशान करेंगे, तो अगर परेशानी बढ़ेगी तो फिर दिक्कत होगी। अब अगर मोदी संघ की हिदायत को या संघ की सलाह को मानते हैं तो निश्चित रूप से मोदी लंबा चलते हैं। अन्यथा अभी जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उससे जैसे ही भारत उबरा या थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लगी, फिर संघ के तरफ से कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। ऐसा किया जा सकता है, कहा जा सकता है, या कुछ जो कहवाने वाली बैटरी है वो एक्टिव हो सकती है। संघ नहीं चाहता है। मोहन भागवत और मोदी के बीच में कोई तकरार नहीं है। वो एक बात कही गई है, लेकिन अपवाद भी राजनीति में होते हैं। मोदी अपवाद ही है। मोदी वो 75 वाले नेता नहीं है। मोदी फिजिकली फिट हैं। मोदी 75 का हो जाए आप, मतलब आप थक जाएं, आपका शरीर काम ना करे, आपका मस्तिष्क काम ना करे, आपकी बुद्धि काम ना करे, तो आप दूसरे को मौका दे दें। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, पूरी तरह से फिट हैं, मानसिक रूप से एकदम संतुलित हैं और सही दिशा में देश को ले जा रहे हैं, तो फिर इसका उम्र का हवाला दे करके किसी को हटाया नहीं जाना चाहिए। और मोदी इसके सबसे पुख्ता उदाहरण है।
और अगर ये मोदी पर ही छोड़ दिया जाए कि आप तय कर लें, जब आपका मन भर जाए, आपको लगे कि नहीं अब मैं नहीं, किसी अन्य को आना चाहिए, तो आप तय कर लें। संघ के तरफ से ये संदेश गया है और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के इमर्ज करने के बाद हुआ है। अगर भारत कमजोर हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है मित्रों, शरद पवार मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इस पर मैं कल आपको बताऊंगा। बिल्कुल इससे बिल्कुल अलग है कि शरद पवार मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं और मोदी को कौन सा इंटरनेशनल वर्ग है जो मोदी को फंसाया भी, मोदी को आज परेशानी में भी डाला हुआ है, खासतौर से ट्रंप के रिश्ते के मामले में। उस पर भी मैं कल आपको चर्चा करूंगा। लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर अभी विराम की स्थिति हो गई है कि मोदी फैसला करें और संघ के भी जो अच्छे लोग हैं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जाए। नहीं भी कोशिश करते हैं अगर मोदी, तो भी तो भी मोदी को डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता है। संघ का ये पूरी तरह से अब तक का, अभी तक का निर्णय है। कल क्या होता है कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।